बेसिकली एक सवाल पूछा गया प्रिया के द्वारा और बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि मेरा मानना ये है कि जो मनरेगा है इसका नाम परिवर्तित हुआ है। अब इसे बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं नोट भी करता रहूँगा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। मैं शुरुआत से बताता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले नरेगा था, है ना। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो नरेगा के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये। और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। ये लागू हुआ, परंतु इसका नाम में परिवर्तन आया। जब नाम में इसके परिवर्तन आया तो इसका नाम रखा गया मनरेगा करके, ठीक है। और ये मनरेगा अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे सभी को पता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अच्छा, ये महात्मा गांधी जी की अगर बात यहाँ पर हुई है तो आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर बेसिकली ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये शब्द जोड़ दिया गया। तो ये जोड़ा कब गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाम बदलने का कारण था, यहाँ पे रीज़न ये था कि महात्मा गांधी जी के श्रम, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास के विचारों को सम्मान देना था। नाम जोड़ने का रीज़न यही था। योजना को अधिक जन सामान्य से बेसिकली उनको जोड़ने की प्रक्रिया को बताया गया था, यह पैटर्न था, ठीक है। तो नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। अभी हाल ही की बात बताऊं तो मनरेगा का भी नाम बदल दिया गया। ये भी आप सुन लीजिए। अब ये मनरेगा का भी नाम बेसिकली अब बदल गया। लोकसभा में बिल पेश किया गया, है ना, 16 दिसंबर 2025 को। 16 दिसंबर 2025 को, आज तारीख है 30 दिसंबर। और मेरा मानना है कि परीक्षा में आपके पेपर का सेटअप हो चुका है ना। सवाल मुझे नहीं लगता कि बनाएगा इससे 2025 से, क्योंकि दिसंबर की इसी महीने की बात है। मे भी अगर बनता है तो आप जानकारी रखिए अपने पास। तो लोकसभा में यह बिल पेश हुआ 16 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में। इसे हम लोग संबोधित करते हैं विकसित, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, भारत, ठीक है। अगर इन केस आपसे पूछता है फुल फॉर्म, था हालांकि मुझे नहीं लगता आएगा, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। गारंटी फॉर FOR करिएगा, फॉर, थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ा सा बस तो विकसित फॉर यानी FOR करिएगा, फॉर, ठीक है। रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ये नाम, ठीक है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीवन मिशन, ये ग्रामीण के संदर्भ में बिल पेश किया गया 16 दिसंबर 2025 को। संसद में जब ये पास किया गया तो 18 से 19 दिसंबर 2025 को संसद में इसको पारित किया गया। तो डेट 18-19-2025 लिख सकते हो, पारित वाला डेट है ना, 18-19 दिसंबर 2025 संसद में बेसिकली इसे क्या किया गया? पारित, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। ये तो तय है कि अगर इस बार नहीं ये सवाल बनाया तो जून 2026 में ये 110% गारंटी है कि इससे सवाल बनाया जाएगा, अगर इस बार नहीं बना तो। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं मंजूरी को लेकर,
बात तभी तय होती है। तो 21 दिसंबर 2025 को, ठीक है, राष्ट्रपति आप भलीभांत तरीके से जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू का नाम है ना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति ने इस बिल को एक्ट के रूप में मंजूरी दे दिया। तो मनरेगा का बेसिकली औपचारिक रूप से अगर स्थान लिया है तो विकसित भारत, ठीक है, और उसके बाद गारंटी, ठीक है, और रोजगार, ठीक है, रोजगार एंड या रोजगार आजीविका मिशन, और जी मतलब ग्रामीण, और उसके बाद एक्ट 2025 ने ले लिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। पहली डेट तो ये याद रखनी है कि 16 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट में इसे बेसिकली एक बिल पेश किया गया। 18-19 को संसद ने इसे पारित कर दिया। 21 को राष्ट्रपति ने बेसिकली उस पर बिल पर कानून के रूप में एक मंजूरी दे दी। अब औपचारिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा VBG रैम यानी RAM राम जी एक्ट के नाम से बेसिकली क्या हो गया, पेश हो गया या उसका स्थान ले लिया, एक आधिकारिक रूप से बेसिकली ये बन गया। तो इस पैटर्न को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें कितने दिनों के काम यानी वर्क की बात कही गई है। अभी अभी आप लोगों में से किसी बच्चे ने जवाब भी दिया था। पहले आप जानते थे 100 दिनों के रोजगार के लेकर बात होती है मनरेगा में, है ना, 100 दिनों की। लेकिन इस नए प्रस्ताव में जो 2025 में चर्चा हुई है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 दिनों से बढ़ाकर 100 दिनों से यानी 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज तक काम की बात कह दी गई है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, यानी +25 डेज की बढ़ोतरी हुई है, यानी प्रस्ताव इस तरीके से आपके सामने पेश हुआ है 2025 में। 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी वर्तमान कंडीशन को लेकर, है ना, आज की परिस्थिति में। चलिए थोड़ा सा हम और अब बात करेंगे थोड़े से प्रश्नों को लेकर, एंड उसके बाद आप लोग बने रहिएगा और हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे कि कल की परीक्षा में आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहले सवाल, फिर उसके बाद इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सवाल देखिए। कहता है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ उन विभिन्न स्तरों में समाज का विभाजन है जिसमें सामाजिक समूहों का पदानुक्रम होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपका एग्जाम है आज ही, आप बैठे हो परीक्षा में और ये आपके सामने सवाल आया है, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ कहता है कि विभिन्न स्तरों में समाज का विभाजन जिसमें सामाजिक समूहों का पदानुक्रम होता है। क्या ये बात सत्य है? 100% सत्य बात है भाई, इसमें कोई दो राय है कि नहीं। तो 63 वाले में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न में, तो पहले पॉइंट को आप सत्य कर लीजिएगा। अच्छा मैं बता दूं, सामाजिक स्तरीकरण ये वो प्रक्रिया है बेसिकली जहां कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में या समुदाय में, ठीक है, विभिन्न स्तर पर उसको डिवाइड किया जाता है, या वर्ग के रूप में या समूह के रूप में, ठीक है, या विधियों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके संदर्भ में बेसिकली विभाजन का ये पैटर्न है। आपने रेमंड मुर्रे का नाम सुना होगा, तो रेमंड मुर्रे की ये डेफिनेशंस भी यही बताती है जो ये अभिकथन में लिखा हुआ है। आगे कहता है कि सभी समाज जाति अथवा वर्ग के आधार पर स्तरीकरण होता है। क्या ये भी बात सत्य है? दोनों सत्य है। देखो अगर ऑप्शन में व्याख्या वाला विकल्प होता तो व्याख्या करता, वो वाला विकल्प सही हो जाता, परंतु यहाँ विकल्प में व्याख्या दिया ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों को सही लगाइएगा। इस प्रश्न को केवल आपको प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। आज आप लोग ना किसी भी बुक का सहारा नहीं लेंगे, केवल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 की बात मैं करता हूँ, कहता है कि निःशक्त व्यक्ति का मतलब होता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं। सोचने वाली बात है कि दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग के पास समावेशी समाज का निर्माण का एक विजन है। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कह सकते हो। तो देखो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग के पास
इंक्लूसिव समाज के निर्माण में अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों का संचालन होता है। समावेशी का मतलब क्या होता है? मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना और उनको पुनर्वास पर काम करना। उनके समावेशी समाज का अर्थ ही बनाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ए वाला पॉइंट होगा वो सत्य माना जाएगा। ठीक है, फिर कहता है यही विभाग, कौन सा विभाग? यही विभाग पूछा ना। अगर ये लिख दिया यहाँ पर यह विभाग, तो इसका मतलब है कि यह सशक्तिकरण वाला विभाग। तो 100% आपको लगा देना है कि यहाँ व्याख्या होगा। पहली बात, ट्रिक नोट कर लीजिए कि अगर ये शब्द लिख रहा है कि ऊपर वाले लाइन के बारे में बता रहा है, तो ये कहता है कि ये व्याख्या होगा, परंतु ये व्याख्या स्पष्टीकरण और कैसे करता है? देखो सुनो, क्योंकि ऊपर निशक्त लिखा हुआ है, फिर नीचे निशक्त लिख रहा है, यानी दिव्यांग का मतलब होता है निशक्त। तो दिव्यांगता और निशक्तताओं के युक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है? तो सशक्तिकरण विभाग। तो इसलिए यहाँ पर ये सत्य भी होगा और इसकी व्याख्या भी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि ये विभाग और ए वाले में विभाग का नाम है, तो पहली बात यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये विभाग नहीं लिखता है और इसकी जगह जानते हो एक शब्द लिखता है, क्योंकि शब्द लिख देता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जब भी क्योंकि लिखा रहेगा तब भी आप समझ जाइएगा कि इसकी व्याख्या होगी। व्याख्या हो गया। अब जैसे ही आपको ये बात स्पष्ट होती है कि ये व्याख्या होगी, तो अर्थ दर्शाता है कि दोनों पॉइंट सही होंगे, ए और आर दोनों सही होंगे, क्योंकि व्याख्या हो रही है। ऑप्शन भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को चुनिएगा। 65 को देखिए, सामाजिक समस्या को हल करने हेतु कारणों को जानना आवश्यक है, और ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमें किसी समस्या का हल निकालना है तो हमें सबसे पहले कारण जानना होगा। क्यों दुर्गेश, सहमत हो इस बात से? बताओ। जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो मैं ये यहाँ पर आपसे कहूँगा कि जब इस तरीके के कारणों को जानने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये 100% ये भी पॉइंट सत्य होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अच्छा, नैदानिक प्रक्रिया में हेतुकी कारकों को एक पूर्ण रूप से संगठित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, और जिससे यह अधिक सार्थक होता है। हेतुकी का मतलब होता है बेसिकली ट्रीटमेंट वाली प्रक्रिया में आ गया है ना। हेतुक कारकों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में या प्रोसेस में आ गया है। अब सुनिए, पहली बात तो ये तय हो गया कि कारणों को जानना जरूरी है समस्या को हल करने के लिए। अच्छा, कारण जान रहे हो किस लिए? कारण जान रहे हो आप डायग्नोसिस करने के लिए, यानी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब यह कारण आपको बता रहा है कि हम ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में जाएंगे या हम उसके डायग्नोसिस की प्रक्रिया में जाएंगे, तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि यहाँ पे व्याख्या हो रही है। ठीक है, क्योंकि शब्द स्पष्ट दिख रहे हैं, शब्द एकदम क्लियर कट स्पष्ट दिख रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ व्याख्या होने वाली है, तो हमें दूसरे वाले पहले वाले पॉइंट को समय बचाते हुए ये कह देना है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। आपका ये वाला पॉइंट फिर अगेन आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, कहता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में नीति कथन का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं इस प्रोसेस में हम लोगों को नीति कथन मतलब पॉलिसी स्टेटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा डिसीजन ना ले लीजिए कि जिससे जो पॉलिसी का रूल रेगुलेशंस है, जो नियम है, उसके विपरीत काम हो। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इन्वायरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, इंस्टीट्यूट में भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, यहाँ तक कि सेवार्थी के साथ भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो। और डिसीजन एक सामाजिक कार्यकर्ता को पॉजिटिव लेना चाहिए, और जब भी डिसीजन सामाजिक कार्यकर्ता ले या क्लाइंट ले तो उस परिस्थिति में सबका ध्यान रखना चाहिए कि अगले बंदे को या अगले पर्सन को कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए। इस दृष्टिकोण से अगर हम प्रश्न को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए वाला पॉइंट सही जाएगा। फिर कहता है आर में कि नीति निर्णय लेने का एक ढांचा, नीति निर्णय लेने का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक रूल है, एक नियम है, एक औपचारिकता है, एक संरचनाएं हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे। मैं कहा कि अगर आपके पास एक सेवार्थी आया, सुनिएगा,
एक सेवार्थी अगर आपके पास आता है तो जब आप उसकी केस हिस्ट्री लेना शुरू करते हो तो वो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स बताएगा। तो वहाँ पर आपके सामने कुल मान लीजिए 10 समस्या आई। अब इन 10 समस्या में आपको एक ही लक्ष्य को चुनना है। क्यों? क्योंकि 10 समस्या पे काम करना उचित नहीं होगा। पहले तो जो इम्पॉर्टेंट समस्या है हमें उसी पर फोकस करना है। तो हमने क्या किया, एक समस्या को चुन लिया। तो ये जो एक समस्या आपने चुना है वो नीति निर्णय लेना लिया है आपने। और ये जो नीति निर्णय लिया है आपने, ये क्यों बता रहा है कि एक ढांचा है? क्योंकि आपको ये बता रहा है कि 10 में से आपने प्राथमिकता दी है एक को। और यह अगर बात आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी आपकी सही है। अब देखो, यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे भी नीति निर्णय लिखा हुआ है, वहाँ पर भी नीति शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे भी निर्णय शब्द लिखा हुआ तो इसका मतलब व्याख्या होगी। कभी भी मत ऐसा करिएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को केवल। नीति निर्णय अगर आपको ऊपर कुछ शब्द मिल गए, नीचे भी कुछ शब्द मिल गए, तो आप तुरंत समय बचाने के लिए क्या करते हैं कि व्याख्या वाले पे लगा देते हैं टिक। फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, समझना। लेकिन नीति अगर हम बात करें निर्णय लेने का एक ढांचा है, तो इस परिस्थिति में आप देखिए, कहता है कि यह नीति या निर्णय लेने की प्रक्रिया में नीति कथन का ध्यान रखना चाहिए। एक औपचारिकता है, एक नियम है, और उस नियम औपचारिकता को कहा जा रहा है कि ढांचा है। हालांकि यहाँ पर व्याख्या हो रही है, क्योंकि नीति निर्णय लेने का एक जो ढांचा दर्शाया गया है वो नीति कथन को दर्शाया गया है। ठीक है, नीति कथन को दर्शाया गया है। तो दोनों बातों का, जैसे एक तरफ नीति की दर्शाई गई तो नीति की बात सही हो गई इस ढांचे में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में बात की गई तो इसलिए निर्णय लेने का एक ढांचा की भी प्रोसेस हो गई। तो दोनों बात यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में बताया गया है कि ढांचा है क्योंकि ये प्रक्रिया है, और फिर नीति कथन का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उस पर खासकर फोकस करना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी होगी इस प्रश्न के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ डन। अच्छा देखिए, अब परीक्षा में करना क्या है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ ऐसे आपको भी वहाँ पे पढ़ना है। जैसे मैं कहता हूँ ये वाला प्रश्न देखिए 68 कहता, तार्किक और संदर्भ या संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्तिक कार्यकर्ता को समस्त एवं प्रत्येक सत्य, देखो यहाँ पे रुक जाइए आप, कहता है समस्त एवं प्रत्येक तथ्य, ऐसे आपको भी अपने वहाँ पढ़ना है, परीक्षा में भी ऐसे ही पढ़ना है आराम से। अगर जल्दबाजी करोगे, घबराओगे तो दिक्कत होगी आपको, डिमोटिवेट होंगे आप। रुक के पढ़ेंगे तो प्रश्न के मीनिंग भी समझते चलेंगे आप। तो ऐसे रुक रुक के पढ़ना है। तार्किक और संदर्भात्मक तार्किकता के माध्यम से व्यक्तिक कार्यकर्ता मतलब सामाजिक कार्यकर्ता को समस्त, अब यहाँ जहाँ जहाँ भी आपको कार्यकर्ता लिखा रहेगा ना, आप अपने आप को सोचिएगा कि मुझे समस्त और प्रत्येक तथ्य एक साथ लेने चाहिए। देखिए बात को समझिए, 68 वाले प्रश्न में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमें तर्क भी करना है। ठीक है, तर्क, और ये तर्क होगा संदर्भात्मक। संदर्भ का मतलब होता है जो प्रॉब्लम आप जिस पर आप बात कर रहे हो, जो समस्या पर बात कर रहे हो, उसके संदर्भ में जो भी तर्क आ रहे हैं उन तर्क के माध्यम से मुझे समस्त और प्रत्येक तथ्यों को एक साथ लेना चाहिए। और ये बात सत्य है। आज हमने आधा समस्या ले ली, कल हम आधा लेंगे ना, तो ये डिले होगा और विकास देरी से होगा, व्यक्ति अनुकूलित नहीं हो पाएगा आपके साथ। तो एक साथ ले लेना चाहिए, ये बात सत्य है। ये कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, अगर आपके पास मान लो मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप KGMU में हैं या कल्याण सिंह कैंसर वाले हॉस्पिटल में हैं या एम्स में हैं, तो कोई आज आया तो आप आज आधा डेटा लेते हैं फिर उसे घर भेज देते हैं, कल आना कल डेटा लूँगा, तो वो उचित नहीं, अनुचित होगा। वो भाई आपके पास आया, आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। ये होता है, को 45 मिनट का आपके पास समय है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो भी केस लेता है वो 45 मिनट का लेता है। ठीक है, 45 प्लस में 1 आवर का भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब देखो, तर्क बुद्धि से समुचित क्रिया हेतु सेवार्थी का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति का पता चलेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, यहाँ पे कहा कि तर्क बुद्धि से समुचित स्थिति के आधार पे सेवार्थी का जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, जो समस्त प्रत्येक तथ्य आप ले रहे हो, जो उसके पास प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी स्थिति, जो पोजीशन है, उसका पता चल जाता है। भाई 45 मिनट से हम क्या कर रहे हैं, हम तथ्य तो ले रहे हैं सब,
समस्त जानकारी तो ले रहे हैं और साथ ही साथ में तर्क लगा के सोच भी रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स बेसिकली हुई कैसे होगी, तो इसका मतलब है कि हमने तर्क बुद्धि का प्रयोग किया और इस आधार पे भी आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ दोनों बातें सत्य हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये व्याख्या है। और जब व्याख्या है तो ए आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या हो रही है, पहला वाला विकल्प अगेन आपका सही हो जाएगा। 69 देखिए, 69 कहता है कि सेवार्थी निदान सेवार्थियों, ठीक है, उनकी समस्याओं, जीवन परिस्थितियों तथा उनके महत्वपूर्ण संबंधों का अस्थिर, ठीक है, सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। केवल बात यही तीन है कि भाई आपने सेवार्थियों के डायग्नोसिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो, उन सेवार्थी की अगर हम बात कर रहे हैं जो सेवार्थी यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी समस्या और उनकी परिस्थिति मतलब उनकी कंडीशन और उनसे संबंधित कोई भी अस्थिर जो भी प्रक्रिया है उस पर जब आप बात कर रहे हो तो उन्हीं क्रियाओं को बेसिकली क्या सतत परिवर्तनशील मूल्यांकन के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस आप मूल्यांकन कर रहे हो जब आप सेवार्थी से इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह सत्य है। परंतु आगे देखिए, इसलिए कह रहा है, कभी कभी इसलिए लिख देता है या क्योंकि लिख देता है तो इसका मतलब है व्याख्या होती है, लेकिन इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। कहता है इसलिए व्यक्तिगत समाज कार्य सतत प्रक्रिया नहीं है। भाई बताओ, हमें यह कहना चाहिए था कि भाई अगर सतत परिवर्तन मूल्यांकन है मतलब बराबर आप इवेल्युएट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यह सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कंटिन्यूअस आप चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन इसने कहा कि प्रक्रिया नहीं है, इतने साफ शब्दों में तो लिख दिया, लेकिन आजकल परीक्षा में इस तरीके से नहीं लिखेगा। ये 2018 का पेपर है, इसमें आप पहचान गए, परंतु जो कल बनेगा परीक्षा में सवाल उसमें थोड़ा सा टफ चीज़ें बन सकती है, तो आप इसे कहिएगा ये असत्य है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए कि मनोसामाजिक अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। मनोसामाजिक अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है और ये बात सत्य है यहाँ तक। फिर कहता है कि इसमें विभिन्न स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब था रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज से जो भी वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता तथ्यों मिलते हैं उनका समन्वेषण, प्रेक्षण और प्रलेखन शामिल होता है। जो भी डेटा मिलेगा, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से मिले चाहे वो वस्तुनिष्ठ रूप से मिले डेटा, हम उसको एक जगह क्या करते हैं, सेव करते हैं या उसे रखते हैं या उसे हम शामिल करते हैं। अब और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को मनोसामाजिक अध्ययन कहा गया। क्या आप मनोसामाजिक अध्ययन करो, आपने पढ़ा होगा कि वर्ग या समाज कार्य का अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो इन्हीं को पार्ट के अंतर्गत ये प्रक्रिया कही गई और बात इसकी हो रही है, अध्ययन की बात हो रही है। अब इस अध्ययन में मनोसामाजिक अध्ययन भी इसको बोला जाता है। इसी अध्ययन में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसको हम नोट भी करते हैं, रखते भी हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, शामिल करते हैं डेटा वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला पॉइंट सही होगा। फिर कहता है यही प्रक्रिया कर्ता और सेवार्थी की पारस्परिक संबद्धता को लिए अनिवार्य है। पारस्परिक का मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अन्योन्यश्रित, मतलब सेवार्थी और कार्यकर्ता बेसिकली एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो कर्ता भी सेवार्थी के माध्यम से ही काम करता है भाई कि भाई सेवार्थी के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है। सेवार्थी भी जो जिस तरीके से कर्ता कहता है उस तरीके से सेवार्थी भी उसकी बातों को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि एक दूसरे को दोनों पूरक हैं, ठीक है, मतलब अकेले से काम नहीं चलने वाला है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी पॉइंट सही है। अच्छा, जब ये बात सत्य है, कर्ता और सेवार्थी की बातें रेसिप्रोकल है, तो आप ये बात करिए कि रेसिप्रोकल हुआ कैसे। जब कर्ता सेवार्थी से, चाहे वो वस्तुनिष्ठ रूप से चाहे वो व्यक्तिनिष्ठ रूप से, उससे कोई डेटा कलेक्ट करता है तो उस परिस्थिति में होता है वो पारस्परिक संबद्धता, उस परिस्थिति में। तो इसका मतलब है कि इसकी ये व्याख्या हो रही है। तो ए आर दोनों सही है, इसकी आर ए की व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प यानी 70 का बी वाला जो ऑप्शन जाएगा वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ एक शब्द है तदानुभूतिक शब्द, ठीक है। अच्छा, आप भली भांति तरीके से, शायद मैंने कल भी थोड़ा बहुत आप लोगों से इस पर चर्चा भी किया था, ठीक है। याद रखने वाली शब्द है ये। सहानुभूत क्या होता है, तदानुभूत क्या होता है, इस तरीके के सवाल परीक्षा में बेसिकली हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है। तो तदानुभूतिक होने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब देखो मैं अब यहाँ सोचना है कि तदानुभूत, अब आपको पता होना चाहिए कि इम्पैथी होता क्या है। इम्पैथी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक लाइन में सुन लीजिए उस बात को ताकि आप आसानी से बता सको। तदानुभूति से ना
विश्वास और संबंध बनते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, एम्पैथी से क्या होता है कि विश्वास और संबंध बनते हैं। इसलिए समाज कार्य में तदानुभूत यानी एम्पैथी को अधिक प्रभावी माना जाता है। और सोशल वर्क में जहाँ कहीं भी एम्पैथी शब्द मिलेगा वो सत्य होता है। और सहानुभूति क्या होता है? सहानुभूति बेसिकली एक प्रकार की संवेदना दिखाती है, सहानुभूति में ना दूसरों के दुख पर दया होती है सहानुभूति में, लेकिन तदानुभूति में नहीं होती है। तदानुभूति में उनके दुख को अपने मन में अनुभव किया जाना, अपने मन में अनुभव जो किया जाता है वो तदानुभूत होता है। तो सवाल अब इजी बन गया कि यहाँ दया की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है विश्वास संबंध की, यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की? दुख को अपने मन में अनुभव करने की। और ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है सोशल वर्कर। ठीक है, तो सोशल वर्कर को दूसरे व्यक्ति से दृष्टिकोण से चीज़ें देखे जाने हेतु या अपने दृष्टिकोण को दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब समझना इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 71 को। कहता है कि तदानुभूत सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजें देखे जाने की, बात यहां तक सही है, अपने दृष्टिकोण रख सकता है क्योंकि अनुभव कर सकता है, यहां तक बात सही है। फिर कहता है कि को दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, आप समझ रहे हो मेरी बात को? दरकिनार का मतलब होता है एक प्रकार से कि हम इसको ना लेके चले, साथ में इसको ना लेके चले, बिना तदानुभूत की क्रियाएं बनेगी नहीं, फिर आपको क्लाइंट आपको हेल्प ही नहीं करेगा, आपको डेटा मिल ही नहीं पाएगा, अगर दरकिनार करेगा तो कहता दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है। बट किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की चीजों को देखने जाने हेतु या अपने दृष्टिकोणों को दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कहने का जो अर्थ या जो भाव दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है वो निगेटिविटी को दर्शा रहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली विश्वास और संबंध बनाने की बात करता है ना। ऐसी परिस्थिति में फिर कहता दूसरे के परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशील होने से सामाजिक कार्यकर्ता अधिक तदानुभूत हो जाते हैं या अधिक होते हैं। देखो, दूसरे के परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशील होने से सामाजिक कार्यकर्ता यानी मैं अधिक बेसिकली तदानुभूत होता हूँ। यहाँ कहने का जो दूसरे के परिप्रेक्ष्य में लिया गया शब्द है ये बेसिकली उसके विश्वास और संबंधों से जुड़ा हुआ है। जब हम एक दूसरे व्यक्ति की स्थिति को अपने मन में रखकर वैसा ही महसूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी उनके जूते पहनकर चलना, तो उसे तदानुभूत कहेंगे। जब मैं आपसे कहता हूं कि जब हम किसी व्यक्ति के दुख को देखकर दया या खेद महसूस करते हैं परंतु उस स्थिति को पूरी तरह से अपने मन में अनुभव नहीं करते हैं, तो वो सहानुभूत होता है। ठीक है, मुझे तुम्हारे दुख का अफसोस है, यहाँ भावना है पर अंदर तक वही अनुभव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ बेसिकली हम चीज़ें दर्शाते हैं अपने मन में रख कर महसूस करते हैं ऐसी प्रक्रियाओं को, तो वो सत्य जाता है। परंतु दूसरे के दृष्टिकोण में प्रति संवेदनशील होने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अधिक तदानुभूत होता है, तो ये बात सत्य बनती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सामाजिक क्रिया में सामाजिक विधान बनते हैं। देखो, ये तो आप परिभाषा पढ़ोगे तो ये बात आपको बन भी जाएगी कि ये सत्य बात है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। सोशल एक्शन करोगे तो कानून, नियम, अधिनियम वगैरह बनते हैं, ये बात सत्य है। अब सोचो, क्या सामाजिक क्रिया द्वारा वर्तमान व्यवस्थित जो प्रक्रिया और संस्थाओं है उसको चुनौती दे सकती है या दी जाती है? अब जाहिर सी बात है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमने एक्शन किया। अब उन एक्शन जो किया है वो सब सार्वभौमिक बदलाव के लिए किया है। पर्टिकुलर एक संस्थान, एक समुदाय या एक व्यक्ति के लिए कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, परिवर्तन व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है। अगर आपसे कहता कि व्याख्या है तो आप व्याख्या वाले को भी सही लगा सकते थे। यहाँ फिलहाल ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 73 में कि समूह अननोन क्रिया होता है, मतलब एक दूसरे को बेसिकली निर्भर है हर एक व्यक्ति या समूह के जो सदस्य हैं उनमें। ठीक है, जो समूह लक्ष्य को प्राप्ति हेतु मार्ग निर्देशित होना चाहिए।
या एक प्रकार से मार्ग निर्देशित करते हैं। ठीक है, समूह सदस्यों के बीच में देखो, अच्छा पहले मैं इसको बता दूं कि समूह अननोन क्रिया को समूह लक्ष्य की प्राप्ति द्वारा मार्ग निर्देशित होना चाहिए। समूह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मतलब हमेशा ग्रुप को क्या करना होगा, डायरेक्शन देना होगा। तो इसलिए ये बात आपकी सत्य मानी जाएगी। ठीक है, फिर कहता समूह जो सदस्य हैं उनके बीच में बिना किसी मार्गदर्शन के स्वतंत्र अननोन क्रिया होनी चाहिए। स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। स्वतंत्र होगा तो भाई आपस में पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। एक औपचारिकता होती है, एक नियम होता है, उसको फॉलो करना। अब ग्रुप में अगर मान लीजिए आप मेरे साथ आप यहाँ पर बैठे हो तो एक नियम है, उसका एक सिस्टम है। आप ऐसे में तो भाई ग्रुप में अगर मैं नियम ना बनाऊं तो आप पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू कर दें, जो बेसिकली समाज के प्रतिकूल पड़ सकता है या उसके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है या उस ग्रुप के विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उस दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये दूसरा वाला पॉइंट गलत है, पहला वाला पॉइंट सही है। तो ए सही है किंतु आर सही नहीं है, तो सेकंड विकल्प सही होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है ये, और हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस सवाल पर। कई समय से नहीं आ रहा है, हो सकता है इस बार बनाए। कल मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम है 9 से 12, तो देखने को मिल सकता है। सवाल क्या बोला गया है कि सामाजिक आंदोलन के चरणों को सही क्रम में पहचानिए। 74 नंबर का सवाल है ना, इनका सही क्रम आपको बताना है। अच्छा, सही क्रम क्या हो सकता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा राय जानना चाहूँगा, फिर तो मैं बताऊँगा ही आपको इसका सीक्वेंस होता क्या है। बताएं एक बार प्लीज़, फिर मैं आप लोगों से इन सामाजिक आंदोलन के चरणों पर व्याख्या करूँगा। प्लीज़ रिप्लाई करें यार। सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड विकल्प, जी। ओके चलिए, अगर आपने मैडम यहाँ पे सेकंड विकल्प का चुनाव किया है क्वेश्चन नंबर 74 का, तो आपने सही चुना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो पहला शब्द है उसे हम लोग इमरजेंस भी कहते हैं या उद्भव भी कहते हैं। ये सामाजिक आंदोलन का प्रारंभिक चरण होता है। समाज में किसी समस्या या अन्याय या असंतोष को लोग महसूस करते हैं पहले समय में, है ना। लोग आपस में चर्चा करते हैं, शिकायत करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ महंगाई को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं यार महंगाई बहुत आ गई है, ये पहला चरण है। या जाति भेदभाव या महिला उत्पीड़न के खिलाफ कोई भी असंतोष अगर है आपके प्रति, आपके मन में भैया असंतोष है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उद्भव का पैटर्न है। उसके बाद आता है कॉलेसी। कॉलेसी की बात करता हूँ तो ये सेकंड पार्ट है। ये चरण का लोग बेसिकली एकजुट होने लगते हैं, मतलब अब आ जाओ सब लोग, भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, महिलाओं के लिए अगर बात करें सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हो रहा है, अब आ जाइए कुछ एक्शन करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, है ना। यहाँ आंदोलन को स्पष्ट दिशा मिल गया, उद्देश्य मिल गया। यहाँ पे नारे होने लगेंगे, सभा बनने लगेगी, प्रदर्शन होने लगेंगे, ठीक है, घेरने लोग शुरू कर देंगे, मीडिया समाज का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देंगे। ये दूसरे पार्ट में आ जाता है। तीसरी बात करता हूँ ब्यूरोक्रेटाइजेशन पर। ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये आंदोलन अब संगठित और औपचारिक रूप ले लिया। यहाँ तो नारे वगैरह चल रहे थे, बहस चल रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन यहाँ अब यह आंदोलन संगठित और औपचारिकता ले लिया। समिति, नियम, कार्यालय, पदाधिकारी इत्यादि बना दिए जाते हैं आंदोलन में। आंदोलन व्यावसायिक रूप ले लेता है। निर्णय अब नेतृत्व द्वारा लिया जाता है यहाँ पे, डिसीजन। और उसके बाद आता है सफलता और असफलता का गिरावट। देखो इस चरण में आंदोलन का परिणाम सामने आने लगता है, आंदोलन का परिणाम आने लगता है। यदि मांगे पूरी हो जाती हैं तो सफल हो गया, सिंपल सी बात है। यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन असफल हो गया। कानून बन गया तो सफलता हो गई, मांग को देखते हुए सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया तो असफल हो गया। और डिक्लाइन यानी गिरावट, लास्ट है आंदोलन की तीव्रता कम होने लगती है धीरे धीरे। जाहिर सी बात है, असफल अगर होता है तभी गिरावट आता है वहाँ पे।
या सफलता के परिस्थिति में भी बनता है तो भी धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, कम होने लगता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाता है फिर यहाँ पे तो नेतृत्व में मतभेद होने लगता है, सरकार द्वारा बेसिकली ये दमन करने की कोशिश होती है, आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जनता की रुचि भी कम हो जाती है। तो ये लास्ट का पैटर्न बन जाता है और सेकंड विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। यह है एक सही सीक्वेंस क्रम, सेकंड विकल्प सही था इस प्रश्न का, है ना। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, है ना। ग्लीन के द्वारा बताए गए समूह निर्माण के कुछ चरण हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं और हम चाहेंगे भी ऐसे प्रश्नों पर आप लोग थोड़ा सा समय ले, विचार विमर्श करें। सवाल लेंदी होता है, माइल्ड लेवल का क्वेश्चंस आते हैं और कल भी आप परीक्षा में देखेंगे इस तरीके का प्रश्न भी, ठीक है। तो कहता है कि क्लीन द्वारा बताए गए समूह निर्माण के चरणों को सही क्रम में दर्शाइए। ग्रेस क्लीन, ठीक है। पहला ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अभिमुखीकरण, या तो पहला विकल्प होगा या तो तीसरा विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। दूसरे नंबर पे आता है, अच्छा ये प्रारंभिक चरण होता है, सदस्य एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है, उद्देश्य और नियम स्पष्ट किए जाते हैं अभिमुखीकरण में। दूसरा आता है प्रतिरोध, इसलिए आपका यहाँ पर पहला वाला विकल्प भी कट गया। प्रतिरोध का मतलब होता है सहमति, असहमति, मतभेद, तनाव उभरता है, नेतृत्व और भूमिका को लेकर संघर्ष होने लगता है। तीसरा आता है वार्ता, है ना, निगोशिएशंस इसे कहा जाता है, मतभेद का समाधान होता है, समूह में स्थिरता बन जाती है, समायोजन, समझौता, सहयोग वगैरह बन जाता है इसमें। और फिर आता है घनिष्ठता, आपसी विश्वास, सहयोग, समूह प्रभावी ढंग से बेसिकली कार्य करने लगता है, उसे घनिष्ठता कहते हैं। और लास्ट में हो जाता है समापन, यानी समूह का कार्य पूरा हुआ, है ना, मूल्यांकन और निष्कर्ष यहाँ पर फिर उसके बाद निकालना जाता है। तो सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही है इस प्रश्न का। लेकिन अगला सवाल देखिए, एक और सवाल है, थोड़ा सा लेंदी तो है बट अच्छा सवाल है। समस्त मूलक अभ्यास के अंतर्गत ये प्रश्न बनाया गया और कहा गया कि परिवेश के प्रयोग, है ना, में क्रिस्टर्स, एसमैन और हल के द्वारा बतलाए गए निम्नलिखित कदमों पर हमें बात करना है। अब इनमें बेसिकली कौन कौन से स्टेप बताए गए हैं उस पर हम लोगों को फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। पहले वाले बात करते हैं। पहला विकल्प क्या करता है, विचार, ठीक है, विचार करना। देखो पहले विचार यानी आइडिया आता है, फिर उसका विचार जो है उस विचार से लिए हम क्या करते हैं, उसका सपोर्ट बेसिकली जुटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद परिसंपत्तियां, संसाधन पहचाने जाते हैं, फिर गोल को स्पष्ट किया जाता है। ये सारी बातें अगर हम लोग चर्चा पर चर्चा करने के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इस दृष्टिकोण में एक सत्ता परिवेश के लिए, एक बेहतर इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से क्रिस्टर्स, एसमैन और हल के द्वारा बताए गए हैं ये प्रैक्टिस करने के कार्य। पहले नंबर पर विचार, फिर उसके बाद समर्थन जुटाया जाता है, फिर उसके बाद उपलब्ध जो भी परिसंपत्तियां, संसाधन होते हैं उसको पहचाना जाता है, फिर उसके बाद बेसिकली लक्ष्य स्पष्ट किए जाते हैं या निर्दिष्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद योजना का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंशन होता है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्रियान्वयन के दौरान विरोध को निष्प्रभावी कर दिया जाता है, विरोध को क्या कर दिया जाता है, निष्प्रभावी कर दिया जाता है, और उसके बाद अंत में प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, प्रगति का मूल्यांकन। तो इस तरीके से आप ये नाम जरूर ध्यान में रख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यास के दौरान में लास्ट में मूल्यांकन रख लीजिएगा और शुरुआत में विचार शब्द के साथ साथ सपोर्ट शब्द भी ध्यान में रखिएगा, और सपोर्ट के बाद पर संपत्तियों को आइडेंटिफाई करने का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये शब्द बन जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि भाई निम्नलिखित श्रम विधानों के अधिनियम में किए गए वर्ष के कालक्रम में अनुसार दर्शाना है। श्रमिक संघ अधिनियम है, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 का है, ये सबको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था ट्रेड यूनियन के बारे में एक्ट के लेकर, है ना। तो ये पैटर्न, मजदूरी भुगतान अधिनियम की बात करता हूँ, मजदूरी भुगतान अधिनियम ये आ जाएगा 1936 का।
फिर उसके बाद बात करता हूँ औद्योगिक विवाद अधिनियम को लेकर, तो 1947 की बात हो जाएगी। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करूंगा तो 1948 हो जाएगा। तो पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा था, ए वाले को, फिर डी वाले को लिखा था, फिर सी वाले को, फिर बी वाले को लिखा था। तो ये वाला विकल्प देख लीजिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, सेकेंड वाले ऑप्शन को देखिएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अधिनियम आपको पता रहेगा तभी आप सीक्वेंस लगा पाओगे, अन्यथा आप कंफ्यूज भी होगे, टाइम भी ज़्यादा ले लोगे। विकल्प का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। अच्छा चलिए अगले सवाल बात करते हैं। निम्नलिखित लोकप्रिय सामाजिक आंदोलन को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अच्छा निर्भया चिपको आंदोलन की बात करता हूँ सबसे पहले। चिपको आंदोलन देखो 1730 के दौर में, ये बात ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन 1730 है ना, 1730। आपने नाम सुना है खिचड़ी आंदोलन, बोलो 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 बोलो। नो सर। नहीं सर। क्योंकि अभी आपको बताऊं, एक होता है खिजड़ली आंदोलन। ये आंदोलन बेसिकली बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना गया था, है ना, बिश्नोई, क्योंकि खिजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें 363 बिश्नोई लोग जो है बेसिकली क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, ये तो बाद में चिपको आंदोलन बना। चिपको आंदोलन 1973 में बना, ये इसी का पार्ट था, आगे चल के बना, बट 1730 में ही ये बिश्नोई आंदोलन का पार्ट रहा। वास्तविकता में अगर उत्तराखंड तत्काल उत्तर प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, जंगलों की कटाई को रोकना, पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध करना, यही तो चिपको आंदोलन है। बट इसकी शुरुआत इसने पूछा क्या है, कहा आरंभ, क्या पूछा, आरंभ, जानते हो। अच्छा आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है, अगर यहां पे प्रारंभ होता तो 1773 हो, 1973 होता। फिर कोई बच्चा ऐसा है जो आरंभ और प्रारंभ में मुझे अंतर बता सके क्लास में, कोई बालक नहीं है, मैं बताऊं फिर। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अगर आपसे एक बात बताता हूं सिंपल, मैंने कहा है आप लोगों को कि 10 जनवरी 2026 से मेरे यहाँ एक नया बैच जुलाई जो है जून 2026 के लिए स्टार्ट होगी, एक नया क्लास, न्यू क्लास या न्यू बैच। तो ये क्या है, आरंभ है। आज जो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ 30 दिसंबर 2025 को, ये प्रारंभ किया हूँ आज क्लास। बट अब 11 जनवरी को, ठीक है, ये आरंभ नहीं रहेगा, 11 जनवरी को ये प्रारंभ का पैटर्न बनेगा। समझ में आया आरंभ और प्रारंभ में अंतर, बताओ। जी सर। हाँ तो ये है आरंभ प्रारंभ। तो ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन आरंभ की बात कर रहा है तो 1730 लगाइएगा। सर 1730 में भी चिपको आंदोलन ही नाम था? नहीं 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 नहीं, ये तो 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये तो चिपको आंदोलन। जी सर वही चीज 1973 में होता, तो फिर यहाँ पर तो फिर यही खिजगड़ी होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसने बेसिकली जो खिजड़ली आंदोलन है, यही आंदोलन चिपको आंदोलन है। जैसे अभी आपने बताया ना, मनरेगा का नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये जो मनरेगा है, ठीक है, या जो अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे मनरेगा के नाम के आधार पे, तो ये तो नरेगा वाला ही पैटर्न है, नरेगा वाला ही पैटर्न है ना, जो हमने शुरुआत में 2006 का पैटर्न में देखा था। यस या नो, बोलो। जी सर। वो तो अब मान लीजिए अगर आपके परीक्षा में पूछेगा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम कब आया, ठीक है, या कब प्रारंभ हुआ, तो आप 2025 लगाओगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि ये आरंभ कब से हुआ, कौन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम, तो आप 2000 वहाँ पे 6 लगाओगे, ठीक है। वहाँ पर वो पैटर्न बनेगा, उस आधार पर वो योजना, ठीक है। लिखना तो चाहिए था इसे, लेकिन है तो इसी से संबंधित, तो नहीं लिखूंगा भाई मैं, आपको दिमाग लगाना है, ऐसा सोच सकता है यूजीसी, ठीक है। तो आपको भी सोचना है इस तरीके की बातें, ठीक है भाई, ये चीज़ आप खास कर ध्यान रखें।
अच्छा, मैं आपसे फिर बात कर रहा था आगे। आगे फिर क्या बनता है हमारे सामने? निर्भया आंदोलन। निर्भया आंदोलन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। निर्भया आंदोलन 2012 का है। जी सर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करता हूँ तो 1979 का है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1985। नर्मदा 1985 बचाओ से आंदोलन। जी सर 1985। देखो, अभी आपको यहीं पे आपको बताना है, समझना है मेरी बात को कि मैं आपसे क्या चर्चा कर रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान सुनिए। संगठित रूप से अगर आंदोलन ने या तेजी बढ़ाया है तो वो 1985 बढ़ाया है। इसके पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बात प्रश्न में आरंभ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नर्मदा घाटी में बड़े बांध विशेषकर सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में जो शुरुआत हुआ था वो तो शुरुआत 1979 में हो गया था ना। तो ये तो संगठित रूप ले लिया था तेजी से बढ़ने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 यहीं से जाना गया ये। बट प्रश्न में आरंभ है तो इसलिए 1979 लिखिए, ना कि 1985 लिखिए। फिर से सुनिए, आरंभ वर्ष में 1979 में नर्मदा घाटी में बड़े बांध विशेष रूप से सरदार सरोवर परियोजना के विरोध शुरुआत हुआ था, वो 1979 में। संगठित रूप में आंदोलन 1985 के बाद से तेज हो गया। इसका क्षेत्र था मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां बेसिकली मेघा पाटकर और बाबा आमटे और आदिवासी के जो स्थानीय समुदाय के लोग थे वो लोग भी अपना एक अहम रोल अदा किए थे इन लोगों ने। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो आरंभ की जो तिथि मानी गई है वो 1979 मानी गई है, जिसे मेघा पाटकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय पहचान मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ 85 नहीं। आगे बात करता हूँ जन लोकपाल, ये तो सबको पता है 2011 का, अन्ना हजारे। तो अब आप देखिए क्रम में पहले डी आना चाहिए, आरंभ का डेट तो यही। अच्छा, डेट पूछा गया है ना, डेट पूछा गया है तो पहले डी नहीं होगा ना, फिर तो पहले बी होगा। 1700 प्रारंभ, आरंभ वाली डेट यही है बी को। फिर उसके बाद सी को, से 1979 है सी को। फिर उसके बाद आपको क्या लगना है, डी यानी 2011 है। फिर उसके बाद क्या लगाना है, ए 2012 है। अब आप देखो यहाँ पर आ रहे हो ना, तो विकल्प में ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ये विकल्प सही होगा। ये सवाल में आपको ध्यान रखना, अन्यथा ऐसे सवाल पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आसानी से आपके 2 अंक डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ बूझकर आप सवालों को करने का प्रयास करें। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया, अभी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस पर अगर हम लोग बात करते हैं, इसके चरण बड़े इंपॉर्टेंट है बट बहुत आसान है। पहले पे आवश्यकता की पहचान, कभी भी आपको नीड या आइडेंटिफाई या समस्या की पहचान वगैरह आ रहा है तो पहला ही गोल होता है, इसलिए आपका पहले पे आएगा। फिर उसके बाद आवश्यकता का प्राथमिकता मिलेगी यानी सी आएगा, और फिर उसके बाद कार्यक्रम बनेगा, और फिर उसके बाद आपका संसाधनों का पता लग है। नहीं, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ठीक। फिर उस देखो कार्यक्रम बनाना हो गया, कार्यक्रम जब बन जाएगा तो उनके आधार पे रिसोर्सेज पता लगाए जाएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज के बाद कार्य का क्रियान्वयन होगा यानी इम्प्लीमेंशन होगा। तो ACBD विकल्प में देखिए, ACBD सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79 का ये सही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही बार आया हुआ है, तब से अभी तक नहीं आया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल फिर पूछा जा सकता है। चलो, बता सकते हो क्या मुझे ये सवाल के बारे में, थोड़ा बहुत राय अपना व्यक्त कर सकते हो क्या, बताओ। बोलिए। सर 4th ऑप्शन, रोग दुर्बलता निःशक्तता बाधा। चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, विकल्प में अगर आपने रोग दुर्बलता और निःशक्तता और बाधा कहा है तो आपने सही बताया है। ये जानती, ये मॉडल है, किसका मॉडल है जानते हो, किसने दिया था ये मॉडल मैडम, पता है आपको? WHO
के द्वारा ये मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये रोग जानते हो क्या है? रोग क्या है? रोग जानते हो? रोग डिजीज है। क्या है ये? डिजीज। मतलब यह शारीरिक मानसिक बीमारी होती है पहले, वो पहले बीमारी यहाँ पर शुरू होती है, ठीक है, पहले बीमारी। फिर जहाँ मान लीजिए बीमारी उसकी शुरुआत हुई है, शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी जो जहाँ शुरुआत हुई है उस जगह पे, जैसे मान लीजिए मुझे चोट लगी, तो चोट जहाँ लगी है वो डिजीज का पैटर्न बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो इम्पेयरमेंट आ जाता है, मतलब दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट, मतलब वो शरीर, वो अंग, बेसिकली जहाँ मुझे चोट लगी, मान लीजिए मेरे इंडेक्स फिंगर पे चोट लगी, अब इंडेक्स फिंगर पे चोट लगी है तो वो डिजीज़ का पैटर्न है। अब जाहिर सी बात है वो इंडेक्स फिंगर बेसिकली क्या हो गया, कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि चोट लगी थी, अब वो काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो दुर्बलता आ गई, यानी इम्पेयरमेंट आ गया, क्योंकि भाई वो अंग खराब हो गया है, शरीर के किसी अंग को बेसिकली उसने खराब कर दिया है। अब इसने यहाँ पे जब खराब कर दिया तो आगे क्या हो जाएगी, निःशक्तता हो जाएगी, यानी डिसेबिलिटी आ गई। वहाँ बेसिकली क्या बन गई, जब वो काम ही नहीं करेगा भाई, कार्य ही नहीं करेगा, तो क्या वह डिसेबिलिटी नहीं दर्शाएगा? बोलो यस या नो? जी सर। वो डिसेबिलिटी दर्शाएगा, मतलब दैनिक कार्य करने में वो असमर्थ हो गया, अब उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, इंडेक्स फिंगर से बेसिकली हमसे कोई काम ही नहीं हो रहा उससे। अब जब इंडेक्स फिंगर से कोई काम नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अब हैंडीकैप हो गया। हैंडीकैप का मतलब होता है बाधा, मतलब सामाजिक भूमिका निभाने में, या जो भी मैं उससे मान लीजिए कोई चीज़ या फाइन या सुई में धागा डाल रहा हूँ तो इंडेक्स फिंगर क्योंकि है तो वहाँ पे है ही नहीं, तब वो अवरुद्ध या उत्पन्न या बाधा दर्शा रहा है एक प्रकार से। वो एक प्रकार से क्या दर्शा रहा है, बाधा दर्शा रहा है। तो यहाँ एक शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, हालांकि अगर इस प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो WHO के द्वारा ये मॉडल या सीक्वेंस दिया गया, बट इसके अलावा एक और है, एक और है, वो है ICIDH। इसका मतलब है I से इंटरनेशनल, C से अर्थ है क्लासिफिकेशन, ऑफ I का अर्थ है इम्पेयरमेंट, D का मतलब है डिसेबिलिटीज, एंड एक H का मतलब है हैंडीकैप, ठीक है। तो IC मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, फिर आप इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को दर्शा दीजिए, ठीक है। इसे तैयार अगर किसी ने किया है तो WHO ने तैयार किया है। कब तैयार किया था पता है आपको? सन 1980 में, सन 1980 में इसको बेसिकली तैयार किया गया था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसी कैलेंडर के वर्ष में बनाए जाने वाले दिवसों के कालक्रम में दर्शाना हमें। अगर मैं आप लोगों से विश्व कैंसर दिवस की बात करता हूं तो आपको पता होगा भाई कि ये 4 फरवरी मनाया जाता है कैंसर दिवस। विश्व गुर्दा दिवस की बात अगर मैं करता हूं तो 14 मार्च आपको पता होना चाहिए। विश्व टीबी दिवस की बात करता हूं तो ये 24 मार्च आपको पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है, जितनी डिसेबिलिटीज़ हैं उस पर पढ़ा रखा है, और उसके नोट्स भी आपको दे रखा है, आप इजीली ढूंढ सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिसेबिलिटीज़ के जितने भी डेज आते हैं, डाउन सिंड्रोम डेज हो गया, या विश्व दिव्यांगता दिवस हो गया, या कैंसर डेज हो गया, जो भी डिजीज़ हैं सब पे बता रखा हूँ। उसके बाद आता है आपका विश्व निःशक्तता दिवस, ये तो सब बच्चों को मालूम है, ऐसा कोई बालक नहीं जिसको ना पता हो, 3 दिसंबर, ठीक है। तो देखो फरवरी के बाद मार्च, 14 मार्च, फिर 24 मार्च, फिर उसके बाद 3 दिसंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, कालक्रम अनुसार है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका यहाँ इस ऑप्शन में, है ना। अब देखो, व्यक्तिगत समाज कार्य का कुछ चरण होता है, स्टेप होता है। अब आप सोशल वर्कर हो तो काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है, ऊट पटांग तरीके से काम नहीं होता है कभी भी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 82 की बात करता हूँ व्यक्तिगत समाज कार्य के चरणों को लेकर, तो आप देखो सबसे पहले प्रवेश होता है। प्रवेश का मतलब क्या होता है भाई? इनटेक होता है ना, भर्ती। जी सर, इनटेक। अध्ययन होगा, फिर निदान होगा, उपचार होगा, मूल्यांकन होगा, समाप्ति होगा। उसके बाद एक और शब्द आता है, क्या आता है वो? अनुवर्तन। अनुवर्तन, फॉलो अप। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक सीक्वेंस आपको और बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अब सवाल में ये जानते हो ये किस चीज का सीक्वेंस है? क्या आप बता सकते हैं किस चीज का सीक्वेंस है ये? नहीं पता? सर रिसर्च।
रिसर्च बता रहे हो, बिल्कुल सही जवाब। ये रिसर्च के अंतर्गत मैं बता दूं आपको, हालांकि रिसर्च के कई पार्ट हैं, लेकिन ये रिसर्च में आपने जो बताया मुझे मैडम स्पष्ट नहीं किया, ये है बेसिकली आंकड़ों के प्रसंस्करण के स्टेप, या मैं कहूं डेटा प्रोसेस का चरण है। ये डेटा प्रोसेसिंग के ये क्या है, स्टेप है। तो सबसे पहले क्या आता है, एडिटिंग, यही ना होता है सबसे पहले। एडिटिंग मतलब संपादन। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आंकड़े आपने लिए हैं, उस डेटा के अंतर्गत जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार करेंगे, एडिटिंग वही कहलाती है, वही संपादन होता है। उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है, संकेतीकरण। कोडिंग का क्या मतलब होता है, संकेतीकरण, मतलब आंकड़ों को संख्या और संकेत के रूप में दर्शा देना। भाई आंकड़े जो आए, आपने आंकड़े को क्या किया, सुधार किया, एरर से उसको निकाला, फिर उसके बाद कोडिंग किया। कोडिंग के बाद आपको क्या करना है, वर्गीकरण, समान आंकड़ों का श्रेणीबद्ध बना दिया आपने, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। और उसके बाद टैबुलेशन, मतलब आंकड़ों को बेसिकली, टैबुलेशन का मतलब होता है तालिका में। क्या हो गया, तालिका मतलब टेबल, क्या हो गया, टेबल। आपने क्या किया, आंकड़ों को सरलीकरण कर दिया, यानी टेबल के माध्यम से या रूप में प्रस्तुत कर दिया, इस तरीके से टेबल बनाकर आंकड़े रख दिए सारे। ये होता है आंकड़ों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेस का सही क्रम। पहले संपादन, फिर संकेतीकरण, फिर वर्गीकरण और लास्ट में सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब होता है टेबल के माध्यम से बनाना। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। बात समझ में आ रही ना, बोलो, बोलते रहिए साथ साथ। जी सर। यस सर। चलो अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84। संप्रेषण की प्रक्रिया है ये, और आशा करता हूं सभी बच्चों को मालूम है संप्रेषण की प्रक्रिया। विकल्प में कौन सा होना चाहिए, संप्रेषण की प्रक्रिया, क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात को, आप लोग को सिंपल बात बताता हूँ। पहले क्या होता है, सेंडर मतलब प्रेषक। संप्रेषण की प्रक्रिया तो यही होती ना भाई, सबसे पहले प्रेषक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैसेज। मैसेज। मैसेज, चलो अच्छा मैसेज कर लिया। अब सुनिएगा मेरी बात को, ये हो गया मैसेज। मैसेज के बाद क्या होगा, एनकोडिंग। सुनना केवल मेरी बात को। एनकोडिंग के बाद क्या होगा, चैनल मतलब माध्यम। फिर क्या होगा, रिसीवर। अच्छा अब देखो, अलग अलग जगहों पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस पर या चर्चा पर चर्चा करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को विकल्प के ही आधार पे आपको लगाना होगा। बट कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल शब्दों में यहाँ पे सुनिएगा, साइड में देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं तो सेंडर, देन उसके बाद एनकोडिंग, देन मैसेजेस। कभी कभी मैसेज से पहले एनकोडिंग आ जाएगा, और कभी कभी आप देखेंगे तो एनकोडिंग के बाद मैसेज आ जाएगा, लेकिन मैसेज के बाद ही चैनल आएगा, और जैसे ही चैनल आएगा तो चैनल के बाद रिसीवर आ जाता है। तो जब रिसीवर होगा तो उसके बाद डिकोडिंग होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि डिकोडिंग चैनल के बाद आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रिसीविंग, है ना, तब जाकर रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक। क्या हो जाएगा, फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेजेस। मैं चाहूँगा ये याद रखो आप, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेजेस, चैनल, रिसीविंग और डिकोडिंग। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखें, है ना, ऐसे शब्द को फोकस करें। बट अब आते हैं अपने प्रश्नों पर, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने, ठीक है। देखो मैंने कहा यहाँ पे मैसेज है, एनकोडिंग है, फिर चैनल है, फिर रिसीवर है, फिर उसके बाद आप डिकोडिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद फीडबैक कर लीजिए।
यहाँ पर भी ये शब्द क्लियर हो गया। बट अगर मैं इस सवाल के आधार पे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 84 में, तो विकल्प डी को ढूंढिए। पहले क्या दिया हुआ है? प्रेषक नहीं दिया, काट दिया, इसमें प्रेषक गायब है, काट देता हूँ। ठीक है, प्रेषक नहीं है ना भाई, बोलते रहो, प्रेषक नहीं है, जी सर। मैसेज नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो मैसेज के बाद यहाँ मैंने एक एनकोडिंग लिखा हुआ है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग का मतलब होता है कूटलेख, कूटलेख होता है, और कूटलेख के बाद चैनल होता है, यह है। और चैनल के बाद मैंने रिसीविंग लिखा है, रिसीवर, तो रिसीवर है आदता, रिसीवर। और फिर उसके बाद मैंने डिकोडिंग लिखा है, डिकोडिंग का मतलब होता है विसंकेतन। यानी ऑप्शन नंबर 4 तो सही जा रहा है, विकल्प 4 सही है। देखो ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको तो आप लेके चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यूजीसी नेट ने इसको माना भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक बात और बोला है कि कभी कभी सेंडर के बाद, ठीक है, एनकोडिंग आ जाएगा और मैसेज आ जाएगा। चलो मैं क्या लेता हूँ, एनकोडिंग को पहले, ठीक है, एनकोडिंग को पहले, फिर चैनल। चलो ठीक है, यहाँ तक तो फिर हमने ले लिया। लेकिन अब इधर देखिए, रिसीविंग से मैंने कहा था कि रिसीविंग, कभी कभी रिसीवर से पहले डिकोडिंग आ जाएगा, तो कूटलेखन और चैनल तो कहीं मिलेगा ही नहीं। कूटलेखन मतलब एनकोडिंग आपको केवल एक ही मिला, लेकिन उसके बाद डिकोडिंग दे दिया। एनकोडिंग के बाद देखो सीधा डिकोडिंग दे दिया, यानी ये वाला डिकोडिंग दे दिया, यहाँ पे चैनल गायब कर दिया। चैनल तो था, लेकिन इस आधार पे भी अगर आप चलोगे, दोनों तरीका आप देख सकते हैं, बट दोनों में से एक आपको सही माना जाएगा। 100% के साथ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये वाला लेगा। इन केस यदि ये ऑप्शन में ना आता है तो आप बदल लीजिएगा, एनकोडिंग को पहले रख लीजिएगा, मैसेज को बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति ध्यान रखिए कि ये मैं बेसिकली कई परीक्षा, कई पेपर में बेसिकली इस तरीके से आगे पीछे हुआ है। पेपर फर्स्ट की बात करता, अगर मैं पढ़ाता आप लोगों को तो बता भी देता, उसमें कई बार इस तरीके की चीज़ें आगे पीछे हुई है। ठीक है, लेकिन सोशल वर्क में विकल्प डी का चुनाव किया गया। मैंने इसी के आधार पे आप लोगों को ये प्रेस जो है प्रक्रिया बताया है, और हम चाहेंगे ध्यान रखेंगे। 85 देखिए, 85 में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप मैडम ब्लॉट्सकी का नाम याद है आपको, यानी सी में देखिए एक को, सी में एक देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ आपको मिल गया विकल्प बी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 85 का विकल्प बी मिल गया ना, तो आप यहीं से आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पे। ज़्यादा फोकस ना करें, वरना टाइम का वेस्ट होना तय है यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम आपका वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके के आपको क्या करना है, सवालों को समझना है और उसके बाद आपको जवाब देने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मनगतकीय सिद्धांत पे देखो, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि व्यक्ति को अपने आंतरिक विचार, द्वंद्वात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, ये मनोगतिकी है। व्यवहारिकवाद के अंतर्गत बात करता हूं अगर मैं आप लोगों से, तो देखिए व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने में और कष्टप्रद तरीके से समाप्त करने में सहायता। अब देखो एक और बी, तो ए और बी का 3 और 4 देख लीजिए, 3 और 4 यहाँ पर मिल गया है। आप आगे की भी बातें छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का मतलब क्या होता है, स्वयं समझना और स्वयं उपयुक्तता की भावना को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, सेवार्थी के उसके अनुभवों के बारे में अधिक वास्तविक और सकारात्मक तरीके से सीखने और उसकी व्याख्या करने में मदद करना। इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर डी यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 87, समाजकारी के संदर्श का फोकस किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है, 87 में आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए अन्वेषण के विभिन्न स्तरों को फोकस करता है, तो वो होता है सामान्यता का परिप्रेक्ष्य। अभ्यास की स्थिति में वातावरण में व्यक्ति पर फोकस किया जा रहा है। वातावरण में व्यक्ति का मतलब होता है परिस्थितिकी तंत्र का परिप्रेक्ष्य। ये उरी ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया थ्योरी है। जैविक और सामाजिक व्यवस्थाओं के गतिक पारस्परिक प्रभाव को पर फोकस किया जा रहा है, इसका मतलब है सामान्य व्यवस्था का सिस्टम, मतलब जान रहे हो जनरल सिस्टम थ्योरी। और ये किसने दिया है, लुंडविन बार्टालाम्फी ने। कब दिया था, 1968 में। ठीक है, भेदभाव की समस्या एवं प्रभाव पर फोकस। भेदभाव मतलब देखो ये यहाँ पे जब भी नृजातीय संवेदी परिप्रेक्ष्य आता है, ये भेदभाव की समस्याओं को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो सही जवाब के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो विकल्प पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ये तो बहुत आसान सवाल लगा क्वेश्चन नंबर 88 का। मैं आपको इसका कंटेंट भी दे रखा है और पढ़ा भी रखा है 88 को। पत्नी के घर पर निवास करना मात्रा स्थानिक कहलाता है। मात्रा स्थानिक वाला ये हो जाएगा, मैट्री लोकल इसको बोलते हैं। पति के घर पे अगर आप निवास कर रहे हैं तो पति स्थानिक हो जाता है, इसे पैट्री लोकल कहा जाएगा इसको। जन्म स्थान पर अगर निवास हो रहा है तो उसको धरती पुत्र बोल सकते हो आप लोग, है ना, धरती पुत्र। विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले क्योंकि वे अपने देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो उसको शरणार्थी कहते हैं हम लोग। और ये आप जानते हो भली भांति तरीके से। विकल्प नंबर सी को ढूंढने का प्रयास करिएगा, थर्ड वाले को, आपको इजीली मिल जाएगा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए 89। एक तरफ अवधारणा है तो दूसरी तरफ प्रवर्तक के नाम है 89 में, है ना। तो आप कहोगे सामाजिक अंतर मापनी है, वो बोगार्ट्स का है, सोशल डिस्टेंस स्केल। सामाजिक दूरी किसने दिया है? सामाजिक दूरी बोगार्ट्स नहीं तो दिया भाई, 1900। जी सर, बोगार्ट्स ने भी सफेद फीलिंग पोष अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम किसने दिया है? सदरलैंड सदरलैंड ने, ठीक है। अब प्रबल जाति की बात करता हूँ तो एम.एन. श्रीनिवासन की SN बात की करता बना। हूँ। और छोटा लिटिल कम्युनिटी जहाँ रॉबर्ट रेडफील्ड। रेडफील्ड। थी 1955 में, वो किसने बताया है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए को ढूंढिएगा, पहला वाला विकल्प आपको इजीली मिल जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिकली याद तब होता है जब कोई चीज़ हम बार बार चीज़ों में रखते हैं या पढ़ते हैं उस दौरान में, कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए एक बार। कहता जमीनी स्तर के संगठनों को एकजुट अगर आपको करना है तो उस प्रक्रिया में हम लोग सामाजिक पक्ष समर्थन करेंगे। एक प्रकार से समर्थन होता है जहाँ एकजुटता होती है। समाज में मूलभूत मूल्यों को अगर आप लोगों को बदलना है तो उसको सामाजिक सुधार कहेंगे हम लोग। सामूहिक समस्या को सामूहिक समाधान अगर आप लोग करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक क्रिया बोलेंगे। भाई वो ग्रुप में हो रहा है। संपूर्ण समाज का विकास हो रहा है तो इसका मतलब सर्वोदय का पाठ हो रहा है। और ये महात्मा गांधी जी का शब्द बात बोलता है, संपूर्ण समाज का विकास करना, ठीक है। तो विकल्प बी वाले को ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 91। एक मिनट, ये 91 यहां पर देखिए, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चाहेंगे कि इस सवाल पे आप लोग बढ़िया से फोकस करिएगा और अच्छे से देखिएगा, है ना। 91 नंबर का सवाल। चलिए, ये आपसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है? प्राथमिक समाजीकरण किससे होना चाहिए? प्राथमिक समाजीकरण में आप देखिए बेसिकली तब ये घटित होता है जब व्यक्ति एक विशेष संस्कृति सदस्यों के रूप में व्यवस्थित के लिए उपयुक्त अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, ठीक है, मूल्य और क्रियाओं का पता लगाता है तो उसे प्राथमिकता बोला जाता है या समाजीकरण बोला जाता है। अनुसांगी एक समाजीकरण होता है ना। अनुसांगी समाजीकरण की बात अगर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बृहत्तर समाज के भीतर लघुत्तर समूह के सदस्य के रूप में कौन सा व्यवहार उपयुक्त होगा, वो अनुसांगी समाजीकरण का भाग बनेगा। अब देखो मैं इसको एक बार आपको कंटेंट दे चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ जब आपका यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहा था। पूर्वानुमानी समाजीकरण होता है। अब पूर्वानुमानी समाजीकरण के अंतर्गत आप ये कहिएगा कि उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति भावी स्थिति और पेशों और सामाजिक संबंधों के लिए पूर्वाभ्यास करता है। और पुनर्सामाजीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बचा एक ही ऑप्शन है कि व्यवहार के पूर्व प्रतिमान, देखो यहाँ पे पुनः लिखा, पूर्व बन भी गया। अस्वीकार करने की प्रक्रिया संदर्भित करता है व्यक्ति जीवन के संक्रमण के एक भाग के रूप में नए प्रतिमानों को स्वीकार भी करता है या उसको संदर्भित करता है। तो ए का क्या गया है? ए का 1 गया है। बी की अगर हम बात करेंगे तो 3 गया है। सी की बात करेंगे तो 2 गया है। डी का 4 गया है। तो आप ऑप्शन में लिखिए 1 3 2 4, ठीक है। 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन में है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये विकल्प बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। 92 में क्या कहा गया है, ठीक है। ये भी सवाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहेंगे भी कि ऐसे शब्दों को आप लोग भूलिएगा नहीं, ध्यान रखेंगे, खासकर आप सभी लोग। नाम तो पता होगा, ये नाम NSFDC, ये अवधारणाएं दी गई हैं। क्या जानते हैं ये क्या है? प्लीज़ अगर आप बताएंगे तो मैं आपको और स्पष्टीकरण करके यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। मालूम NSFDC आप बता दीजिए सर। चलो बिल्कुल बताएंगे, इसी तरीके से एक्टिव होकर पूछने का प्रयास करें। देखिए ये बेसिकली क्या है आपको बता दूं कि नेशनल शेड्यूल है ना, नेशनल शेड्यूल
ठीक है, कॉस्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस, ठीक है, एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना का वर्ष और इसके उद्देश्य से सवाल बनाए जाते हैं परीक्षा में हमेशा, लगभग। हालांकि यहाँ आपके जो फोकस करने का पार्ट रखा गया है वो रखा गया है उद्देश्य को। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 92 के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पहला नहीं होगा आर्थिक स्थिति में सुधार, क्योंकि फाइनेंशियल शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एससी जी सर। सरकार ने हाँ सामाजिक सर। न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, यानी एससी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए यही तो बनाया गया था 1989 में। इसकी स्थापना का वर्ष गरीबी वगैरह समाप्त करने के दृष्टिकोण से बात करता है, NSFDC। अगेन रिपीट करूंगा इसका पूरा नाम और ध्यान से रखिए इसे, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1989 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये बेसिकली अपना रोल अदा करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है PMM, ठीक है, SK, ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की बात कर रहा है और हम इस पर बात करेंगे 2017 की। याद होना चाहिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, महिला सशक्तिकरण पर बल देता है ये। तो क्या मैं इसमें थर्ड को लगाना उचित समझूंगा, क्योंकि जी सर। ये ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद सौभाग्य योजना है, ये योजना भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर हमने अभी तक 2 योजना के बारे में तो बात तो कर लिया, लेकिन सौभाग्य योजना जो प्रधानमंत्री सौभाग्य, ठीक है, योजना की बात करता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो 2017 में चलाया गया था विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, देश के हर घर बिजली कनेक्शन। क्या मैं सौभाग्य को फोर्स से मिला सकता हूं बिजली को? बिल्कुल मिला सकता हूं भाई। जी सर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं PMAY, ये भी एक योजना है, बच्चा एक ही है जो ग्रामीण आवास से, परंतु ये आया था 2015 में, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, ग्रामीण भाग में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन सा विकल्प यहाँ पे जा रहा है, क्या सेकंड वाला विकल्प जा रहा है? यस सर। तो यही विकल्प फिर सही है मैडम। तो इसलिए आपके इसके वर्ड्स, इसके फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे रुक करेंगे। सवाल कहता है थ्योरी, ये थ्योरी है, प्रिंसिपल्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए 93 के सवाल के आधार पर। संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ये तो नाम टलकाट पार्सन्स। कार्यात्मक सिद्धांत की बात करता हूँ तो टलकाट पार्सन्स है। एक रेखीय विकास का सिद्धांत की बात करता हूँ तो ऑगस्ट काम्टे हैं। और बहुरेखीय विकास के सिद्धांत पर बात करता हूँ तो जो है जूनियर कौन, लेंस्की, कहाँ नाम लिखा हुआ है? अच्छा ये तो रहा यहाँ पे, गेरहार्ड लेंस्की। गेरहार्ड लेंस्की जूनियर, ये रहा, ठीक है। तो आप इनको इससे मिलाइए, इनसे मिला दीजिए ऑगस्ट काम्टे यानी फर्स्ट से, और इनको मिला दीजिए टलकाट पार्सन से, इनको मिला दीजिए फोर्थ से। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यही विकल्प चुन लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बावली एक विद्वान है, जिन पियाजे, एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बैंडूरा। भाई आसान सवाल, सबसे आसान सवाल है ना, आप बता सकते हो। कहा कि कौन सा युग में सुमलित है? जिन पियाजे का नाम है। अच्छा ये उल्टा दे रखा है क्या? ये तो अच्छा, यहाँ पे सही मैच करना है, सामाजिक अधिगम वाला सही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बावली का अशक्ति सिद्धांत सही है, ठीक है, ये ऊपर ए और डी। हाँ ए और डी सही है। जिन पियाजे का तो ये है संज्ञानात्मक वाला है, और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक वाला है। ये उल्टा पुल्टा लिख दिया भाई बी और सी को, ठीक है। तो ए और डी को लिखिए। ए और डी कहाँ से है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था, सही सम्मिलित करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है भाई, आसान सवाल है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की बात कर रहा है तो 1995 का है, सॉरी 1992। ये हाँ 1995 नीचे वाला है,
अब तो इसकी जगह ले लिया 2021 वाला ना, सॉरी 2016। 2016 सर। हाँ 2016। एंड ये जानते हो एनटी है, एनटी का नाम सुना है, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप, जिसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी, एक ऑटिज्म रखा गया है, एक ये बोला जाता है प्रमस्तकी घात मतलब सीपी सेरेब्रल पॉलिसी, और एक मस्तिष्क मानसिकता मंदता, इसको आईडी बोलते हो आप लोग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और एक मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो 4 प्रकार। एनटी जो है 1999 में आया था और इसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी है, और आरपीडब्ल्यूडी में 21 प्रकार की है आरपीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी में 7 प्रकार की है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी में 21, पीडब्ल्यूडी में 7 और एनटी में 4 प्रकार की। 4 प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे, एक है ऑटिज्म एएसडी, और एक है सीपी सेरेब्रल पॉलिसी, एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी, और एक है आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटी है, और ये आप लगा सकते हो सी का इससे। निःशक्त व्यक्तियों के लिए नीति अभी मैंने कल भी आपको बताया था, 2006। 2006। ठीक है, और यहाँ पे ये 1995। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गया है यहाँ? तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। पहला वाला गया है। चलो फिर पहले वाले को लगा दो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल गद्यांश आ गया भाई, ये तो आसान सा सवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कई तरीके बताए हैं, फिर भी यहाँ एक बार फिर से बताऊंगा। गद्यांश को समय कम होता है और आपके पास लास्ट टाइम में मौका मिलता है कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करें, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों पर मैंने कहा था सबसे जो बड़ा ऑप्शन हो। चलो ट्रिक के फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके बाद इनके पॉइंट को देखना है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, ये काम करना है। अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है तो, अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है तो ये ट्रिक लगाइए, और ये कल आपके साथ घटना घटित होने वाली है। अब कौन सी परिस्थिति आपके सामने होगी ये आप उस समय रियलाइज़ करेंगे, और वही तरीका आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फिलहाल यहाँ पे बड़ा ए दिख रहा है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ए को अलग रखिए। अब जहाँ जहाँ पर ए है, एक तो या तो 1 होगा सही या तो 4 होगा सही, आप दूसरे और तीसरे को हटा दीजिए। अब बचा है आपके पास या तो बी या तो यहाँ पे डी। डी देखो कहता है गैर प्रशुल्की अवरोध या प्रशुल्क अवरोध या मुक्त बाजार व्यापार, ये चीज़ें हैं। बट अब ये चीज़ें क्लियर होगी कहाँ से, आप लोगों को बताना है कहाँ, गद्यांश में। गद्यांश को पढ़कर सर। हाँ, गद्यांश को पढ़ के। तो अगर मैंने कहा कि व्यक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, सतत प्रक्रिया की बात में व्यक्तिकरण। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा। वैश्वीकरण है ना, व्यक्तिकरण नहीं था ना, शायद वैश्वीकरण है। एक मिनट, वैश्वीकरण। जी सर, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया के रूप में है। और देखिए यहाँ पे सतत प्रक्रिया के रूप में है, एकीकरण, ज्ञानोदय, फिर उसके बाद बाजार और मुक्त जो है रूढ़िवादी अर्थशास्त्री संबंधी मुक्त बाजार सिद्धांत। वेरी गुड, देखो ये मिल गया भाई। अब आपको करना कुछ नहीं भैया, यहाँ पे आप लगाइए मुक्त बाजार, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी यानी आप चुन लीजिए यहाँ पर। ये डी वाला कहता है गैर प्रशुल्की अवरोध, बट ये भी है ऑप्शन में, क्या ये भी हो सकता था, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ प्रश्न था वैश्वीकरण में। ठीक है, वैश्वीकरण देखो फिर यहाँ पे भी लिखा है आगमन होने पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद ये आधुनिकीकरण का पैटर्न आ रहा है आपका। आधुनिकीकरण में तो चीज़ें बनेगी नहीं क्योंकि सवाल आधुनिकीकरण से है ही नहीं। ठीक है, फिर क्योंकि वैश्वीकरण से है, वैश्वीकरण में यहाँ पर भी ये सवाल में पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से करना है, वैश्वीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये कहीं पर मिला ही नहीं एक हिसाब से, ऐसे ही ओवरव्यूज देना है आपको। गैर प्रशुल्क जो है प्रशुल्की अवरोध ये होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ पे, अच्छा अब आप ऐसे भी मत करनिएगा कभी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 97 की बात आप लोगों से कर रहा हूँ तो ये मत करना शुरू बैठ जाना वहाँ पे लैपटॉप पे, यहाँ सबसे बड़ा तो ये वाला है। अब इसमें देखो यहाँ ये बड़े की बात मैंने कहा, बड़ा का मतलब होता है कोई पॉइंट एक व्याख्या के रूप में लिखी हो, एक तर्क के रूप में लिखी हो। बड़ा का मतलब ये होता है, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी रहा हूँ, इस तरीके से चीज़ें लाइन पार, ये लाइन खींच के आप ये देखो ये बड़ा सबसे ज़्यादा है, ये सबसे छोटा है, इसको हटाइए नहीं। अब ये सवाल फैक्ट से है,
कहता है वैश्वीकरण एक समाज कार्य आधारित परिभाषा सम्मिलित करता है। एक आधारित जो है समाज कार्य की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा, यानी लोगों को एकीकरण करना और अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना, संस्कृति का संरक्षण करना, राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीति मैंने आपको बताया है ना, जहाँ पे भी विकल्प में गलत होता है, यस या नो बताया है, तो जी राजनीति। सर बताया। तो डी जहाँ जहाँ लिखा है डी गलत, डी गलत। अब आपके पास बचता है AC होगा सही। एसी होगा सही। संस्कृति का संरक्षण। अच्छा मैम, क्या अर्थव्यवस्था का एकीकरण नहीं लिखा हुआ था? अरे भाई गद्यांश में लिखा था, हम तो ऐसी कैसे पढ़ते, ऐसे गद्यांश पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण का तात्पर्य आर्थिक और जो है वितरण का संबंधित सभी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है। और ये ज्ञानोदय बेसिकली अगर हम बात करें तो ज्ञान में सतत रूप से ये चलता भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे शामिल किया गया है। तो मेरा कहने का जो भाव है, जो अर्थ है, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब अर्थ क्या बताने का प्रयास कर रहा है आपसे कि संस्कृतियों का संरक्षण, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है एकीकरण और लोगों का एकीकरण ये शामिल करना है। तो आप सी को हटा दीजिए, केवल ए को लेके चलिए। यहाँ पर विकल्प ए सही जाएगा आपका इस प्रश्न में। अगला सवाल देखिए, वैश्वीकरण के अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है भाई? अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? सबसे बेहतर विकल्प का बात करता हूं तो जागरूकता, टिक मार लीजिए, जहां जहां होगा वहां वहां सही करिए। अब देखो इसमें थर्ड वाले को हटा दीजिए। अब देखो ये कहता है एक वैश्विक बाजार का विकास करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास करना, एक संस्कृति का विकास करना, पूछा अंतिम लक्ष्य। अब ये बहुत आसान सवाल है, आपको मिल भी जाएगा अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों को देखो वैश्विक लेवल पर अगर हम लोग बात करते हैं तो लोगों को जागरूक करना ही होता है। आपने कोविड-19 के बारे में देखा था ना, अंतिम लक्ष्य क्या था? लोगों को जागरूक करना था कोविड के बारे में ना, जी सर। कि ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। आप 1 2 3 को हटा दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ये सबसे बेहतर विकल्प है। अंतिम लक्ष्य एक ही होता भी है ना, ये बनता है पार्ट, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 99 में देखो, यहाँ पर देखिए वैश्विक के संदर्भ में, वैश्वीकरण के संदर्भ में समाजकारी शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होगा? राजनीति हटा दूं? बिल्कुल हटा दो सर, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। फिर आगे देखिए वैश्वीकरण, मैं आपको एक बार यहाँ पर लेके चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है जुलाई, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। यहाँ पर आइए, यहाँ से देखिए सवाल था, सवाल है वैश्वीकरण के संदर्भ में समाजकारी शिक्षा का उत्तरदायित्व, मुख्य उत्तरदायित्व है ना, सवाल यही है। तो वैश्वीकरण का मुख्य उत्तरदायित्व क्या हो सकता है? वैश्वीकरण के, आप देखो यहाँ पे आपको ढूंढना है इसी तरीके से। वैश्वीकरण का मुख्य उत्तरदायित्व इसमें नहीं मिलेगा पहले वाले में, ठीक है। वैश्वीकरण बाजार को लेकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये प्रक्रिया, ठीक है। फिर एक बार ऑप्शन देखिए, आर्थिक वातावरण है, सामाजिक संदर्भ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समझना है, समाज का शिक्षा अभियान। सर सामाजिक और राजनीतिक तो एक साथ ही है ना, तो सामाजिक राजनीतिक कोई बात नहीं, सैनिक। इसमें कोई कहाँ सामाजिक और राजनीतिक है? ये आपका ये वाला वैश्विक बी वाला और सी वाला नहीं, सी वाला तो बन सकता है मे भी। अब ये गद्यांश में पढ़ना पड़ेगा मैडम, राजनीति कहाँ एक साथ है दोनों। देखो यहाँ पे तो वैश्विक राजनीति को समझना है ना, अलग अलग है। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए राजनीति, ये तो अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सैनिक प्रणालियों के विभिन्न किस्मों में बीच सामंजस्य बैठाना होता है। ये बेसिकली वैश्विक बाजार स्थल पर फैलाव की बात, उन चीज़ों की। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है समाज कार्य शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व किसका, ये है सवाल, ये है ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे अभी आप लोगों को कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं मिला। देखो यहाँ पे लिखा था एकल स्थान के रूप में विश्व को साझा, ठीक है, जागरूकता। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद चलो, अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ एक मिल गया, देखो इसने क्या बोला, कहा है कि बल्कि इसको भी अत्यधिक प्रभावी किया जा सकता है। हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाजकारी शिक्षा अभ्यास को संचालित करते हैं? सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि समाजकारी शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व,
ठीक है, मुख्य उत्तरदायित्व तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य बी होगा, बी को सब जगह से एलिमिनेट कर देंगे ना। अच्छा चलो जी, क्या कह रहे हो आप? सर बी ऑप्शन हम हटाएंगे ना तो हम सीधा पहुंच जाएंगे फोर्थ ऑप्शन पे। अच्छा, अगर मैं बी को हटाता हूँ, अरे वाह वेरी गुड, ये देखो मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं भाई, सीधा फोर्थ पर आ गए, सीधा फोर्थ पर आ गए, बी एलिमिनेंट को हटाएंगे, वेरी गुड। इस शब्दों को ध्यान रखो, है ना। हालांकि मैं पढ़ने सब लोग को बता रहा था, अभी आ जाता आंसर, फिर भी ई मिल जाता हमें, ई आसानी से मिल जाता। विकासशील जी सर, बता रहा था। वैश्वीकरण का अधिकांश लाभ की प्राप्ति मुख्य रूप से किस पे हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 100। देखो, खाद्य, फिर उसका अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, फिर उसका सामाजिक राजनीति, थर्ड को हटा दीजिए, राजनीति भी ले हटाओ, राजनीति को, थर्ड को हटाइए, ठीक है। रणनीति हो सकती है, और यहाँ पे राष्ट्रीय सीमाओं का पार सहयोगात्मक प्रयास भी है, ठीक है। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट पॉइंट पर आते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। सामाजिक देश को निपटान करना, दुर्भाग्यवश अधिकांश, फिर उसके बाद लाभप्रद बाजार, फिर उसके बाद सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक सहयोगात्मक प्रयास, है ना। सवाल बेसिकली दिया गया है यहाँ पर कि विकासशील देशों के द्वारा, है ना, विकासशील देशों के द्वारा बात हो रही है, राष्ट्रीय सीमाओं के पार सहयोगात्मक प्रयास। देखो यहाँ पर पढ़ो, ये पॉइंट आसानी से मिल रहा है आपको कि आगमन के बाद एकल देश के लिए सामाजिक समस्या के रूप में निपट नहीं, दुर्भाग्यवश में अधिकांश देश वैश्वीकरण के लाभप्रद परिवेश में बाहर हो गए, इसलिए वैश्विक सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक सहयोगात्मक प्रयास किया गया, और सहयोगात्मक प्रयास पॉजिटिव पैटर्न बन जाएगा, ये बना सहयोगात्मक प्रयास, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ें, विकल्प को पढ़ें, और उनमें से ढूंढने का प्रयास करें उन विकल्पों पर, पॉजिटिव विकल्प को, वो भी पॉजिटिव विकल्प को। एक विकल्प था रणनीति पॉजिटिव, दूसरा विकल्प था सहयोग, ठीक है। इनका प्रयास करो, इनको अब इंडिकेट रखें मस्तिष्क में अपने, दोनों में से जो मिले उसको प्राथमिकता दे दो, ठीक है। यही होता है इस प्रश्न का जवाब। तो इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं आपके अब सही, कुल करेक्ट टोटल कंप्लीट करवा दिया आपको। अब थोड़ा सा आप सुनिएगा, अब जाइएगा नहीं कहीं पर, आपकी और भी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कल आपको करना क्या है, ठीक है। रेडी हो ना आप सभी लोग, बताओ। जी सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एक बार हम देखना भी चाहेंगे।